इस वक्त मैं उत्तरी बिहार के गयासपुर गांव से होकर गुजरने वाली सड़क नेशनल हाईवे पर अपनी कार से टेक लगाए खड़ा हूँ। यूँ तो अभी रात का सिर्फ 11 बजा है, लेकिन चूंकि सर्दी का मौसम है इसलिए तमाम आलम गहरी खामोशी में डूबा है। चांदनी रात है, आसमान बिल्कुल साफ है और मैं देख रहा हूँ यहाँ सड़क के किनारे आबाद लंबे चौड़े कब्रिस्तान में संगमरमर से बने एक खूबसूरत जालीदार मकबरा को, जिस पर मोटे हरफों में लिखा है महताब खान उर्फ चांद बाबू, तारीख पैदाइश 2 मार्च 1952 ईस्वी, तारीख वफ़ात 10 जून 1975 ईस्वी, और मकबरे के हर सतून व जालियों पर खूबसूरत राखियाँ बंधी हैं। गौर करने की बात है कि मकबरा पर राखियाँ क्यों और किसने बांधकर अपनी अकीदत निछावर किया है। आखिर मामला क्या है? महताब खान ने महज 24 साल की मुख्तसर उम्र में मौत को क्यों और किन हालात में अपने गले से लगा लिया? उसकी ज़िंदगी में पेश आने वाली नागुज़ीर हालात व गर्दिशें क्या थी जिसने अपनी बेशकीमत ज़िंदगी के बरक्स मौत को तरजीह दी? वाज़ेह हो कि नस्ल, धर्म, ज़ात, बिरादरी और दौलत व गुर्बत की बंदिशों से आज़ाद जो बुलंद जज्बा है वो है मोहब्बत और फ़र्ज़। तेज़ रफ्तार से गुज़रते हुए वक्त के डोले पर सवार इंसानी ज़िंदगियों में कहीं भी और किसी भी वक्त ये जज्बा रूबरू होकर इंसान का दामन थाम लेते हैं, मगर कितने फ़ीसद लोग इसका निबाह कर पाते हैं ये किसी से पोशीदा नहीं है। बहरहाल 24 साला फौलादी नौजवान महताब खान दूर दूर के समाज में किसी चिराग की मानिंद साबित हुआ था, जो खुद अंधेरे में रहकर जलता है मगर दूसरों को रोशनी अता करता है। इस वाक़या को 46 साल बीत चुका है, मगर गयासपुर के सुनसान कब्रिस्तान में वाक़े उसके मकबरे पर हर साल सावन की पूर्णिमा को किसी मेले जैसा समा बन जाता है, क्योंकि इस वाक़या में शामिल इज़्ज़तदार शहरी सूरज प्रकाश सिंह अपने महान दोस्त के मकबरा पर आते ही उसकी यादों में बेचैन होकर अपना सर मकबरा के सतून से टिकाते हुए फपक पड़ते हैं, तो दूसरी जानिब उनकी धर्मपत्नी और उनकी राखी के धागों से बंधे हुए महताब खान की मुँह बोली बहन लक्ष्मी सिन्हा खामोशी के साथ अपने आंसुओं के समंदर में हिचकोले खाती हुई आज भी अपने फौलादी भाई के मकबरे के सतून खास पर राखी बांधती हैं। ये देखकर दिगर खातिन व लड़कियां भी अकीदत से मकबरा की जाली और सतूनों पर राखियां बांधकर अपने हाथ जोड़ लेती हैं। चुनांचे मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल होकर दुआओं के लिए अपने हाथ उठा देते हैं। फिर लक्ष्मी सिन्हा और उनके शौहर सूरज प्रकाश सिंह व उनके बच्चे दिल खोलकर उस दिन हर समुदाय के गरीबों और मस्कीनों में मिठाइयाँ, कपड़े और पैसे तकसीम करते हैं। ऐसे में उन्हें याद आती है प्रेम गौरव कुमोदनी सिन्हा, जिसका मुजफ्फरपुर के आखिरी शुमाली इलाके में वाक़े यशोदा भवन के प्रांगण में स्मारक मौजूद है। लिहाजा वहाँ भी लोग फूल मालाएं अर्पित करते हैं, जैसे ये एक रवायत बन चुकी हो। बहरसूरत इस कहानी को समझने के लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि महताब खान कौन था और इसके आबाओ अजदाद कौन और कैसे थे। तो सुनिए, महताब खान के वालिद शादाब खान और वालिदा नसीमा बेगम की ढेर सारी मन्नतों के बाद पैदा होने वाला ये बेपनाह खूबसूरत बच्चा महज 10 साल का ही था कि इसके वालिद शादाब खान की हादसाती मौत हो गई। शादाब खान अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। बड़े सरफराज खान, फिर नियाज़ खान और तब शादाब खान। सरफराज खान व नियाज़ खान अपनी काहली के सबब मिडिल स्कूल से आगे बढ़े ही नहीं, लेकिन इसके बरक्स तालीम के ख्वाहिशमंद शादाब खान वालिद रहमान खान की लाचारी व मजबूरी के बावजूद अपने दम पर ISC तक की तालीम पूरी की। रहमान खान के पास सिर्फ 5 बीघा ज़मीन थी, उसमें भी सही ढंग से काश्तकारी नहीं हो पा रही थी। हवेली नुमा कच्चा खपरेल मकान नहायत साफ सुथरा हुआ करता था। बहरसूरत शादाब खान इनकलाबी जज्बा रखने वाले शख्स थे। यही सबब था कि महज 20 साल की उम्र से ही समाज के लोगों ने पंचायत और दीगर मसाइल में उन्हें रहनुमा समझकर घसीटना शुरू कर दिया था। गांव समाज की पंचायतों में किसी भी तरह के मामलात का जो नतीजा अखज़ करते थे वो मुखिया और सरपंच के लिए भी काबिल कबूल होता था। चुनांचे वो जो कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी, फैसले सुना सुना कर दूर दूर तक के आदिल बन गए।
और लोग उन्हें शहंशाह अदल तस्लीम करने लगे। यही सबब था कि उनकी मौत की खबर सुनकर हर बिरादरी, हर तबके के मर्द व खातिन को बिजली के करंट जैसा झटका लगा और जो जहाँ थे उनके घर की जानिब दौड़ पड़े थे। उस दिन भी वो मुजफ्फरपुर शहर के शुमाली इलाके की एक बस्ती चक हबीबुल्लाह से पंचायत करने के बाद शहर से गुजरते हुए अपने ज़ईफ़ वालिद रहमान खान के लिए कुछ दवाएं खरीदी और घर आने के लिए कौमी शाहराह यानी नेशनल हाईवे पर अपनी बाइक दौड़ाने लगे। तभी पीछे से आने वाली एक तेज़ रफ्तार ट्रक का पहिया आवाज़ कर गया। लिहाजा ऐसे में एक ही जानिब भागती हुई ट्रक उन्हें बाइक समेत कुचलती हुई सड़क किनारे अमीर गड्ढे में पलट गई, जिसमें ड्राइवर और खलासी भी फौत हो गए। इस खबर के फैलते ही रहमान खान के दांत बैठने लगे और मरहूम की बेवा नसीमा बेगम और बेटे महताब खान पर बेहोशी का दौरा पड़ने लगा। बैक वक्त कई डॉक्टर्स उनकी निगहबानी के लिए पंचायत के मुखिया और सरपंच ने बुला लिए। चुनांचे उसी शाम बाद मगरिब यानी सूरज गुरूब होने के फौरन बाद मुस्लिम और गैर मुस्लिम बिरादरियों के बेशुमार लोगों के कंधे पर कब्रिस्तान का सफ़र तय करके हरदिल अजीज शादाब खान सपुर्द खाक कर दिए गए। उनकी मिट्टी में कई सारे सरकारी हुकाम और महकमा पुलिस के छोटे बड़े अफसरान भी अखलाकन शामिल थे, जो सभी सोगवार थे। उनकी मौत नागहां के सबब माहौल में हफ्तों सकूत तारी रहा और लोग महीनों उनकी ताज़ियत के लिए रहमान खान के पास आते रहे, क्योंकि एक सच्चे व अजीम आदिल और वालिद व भाइयों के फर्मा बरदार शहादतमंद महज़ब शख्स की महज 42 साल की उम्र में मौत हुई थी। वो दौलतमंद तो नहीं थे, बावजूद इसके कोई दस्ते सवाली उनके सामने से कभी खाली वापस नहीं हुआ था। चुनांचे इंसानी जिंदगियां और उनके मामूलात तो फिर भी बहाल हो जाते हैं। वैसे घर में अगर शादाब खान मरहूम की जुदाई के अनमिट जख्म और सदमा जिन्हें लगा था, वो थे वालिद रहमान खान, बीवी नसीमा बेगम और मासूम बेटा महताब खान। प्यारे अब्बू की मौत ने नन्हे महताब खान के होठों की मुस्कान और आंखों की शोखियां छीन ली। उसकी कैफियत गूंगे, बहरे और अंधों जैसी हो गई थी। बहरसूरत अब यहाँ गौर करने वाली बात यह थी कि ज़ईफ़ दादा रहमान खान चूँकि बाहयात थे, लिहाजा पोता महताब खान अपने वालिद की मौत के बाद दादा की जायदाद से शरन महरूम हो जाता है। लेकिन दूसरी जानिब दादा की मर्जी व सिलारामी शरई कानून से भी बालातर है, यानी दादा अगर चाहें तो अपने होश व हवास में अपने मरहूम बेटे के हिस्से में आने वाली जायदाद अपने पोते को इनायत कर सकते हैं। मगर यहाँ अजीब बात यह हुई कि रहमान खान की मर्जी व सिलारामी को जाने समझे बगैर सरफराज खान व नियाज खान के तवसुत से गांव मोहल्ले में महताब खान के महरूम हो जाने की खुसुर फुसुर शुरू हो गई थी। आगे की मालूमात के मुताबिक शादाब खान ने अपने बेटे महताब खान की कम उम्री में ही बड़ों जैसी जहानत व ज़खावत को देखते हुए शहर में वाक़े वाहिद प्राइवेट इंग्लिश स्कूल में 1 साल कबल से दाखिला दिलवा रखा था। वाज़े हो कि उन दिनों ऐसे स्कूल बराए नाम ही हुआ करते थे। बहरहाल स्कूल की ही गाड़ी आकर उसे ले जाती थी और फिर स्कूल का वक्त ख़त्म होते ही घर वापस छोड़ जाती थी। चुनांचे उसी स्कूल के उसके हम उम्र एक क्लास साथी सूरज प्रकाश सिंह नाम के लड़के की महताब खान से दोस्ती हो गई थी। दोनों क्लास रूम में भी एक ही साथ बैठते और क्लास रूम के बाहर भी एक ही साथ देखे जाते थे। उन दोनों के दरमियान प्यार के गहरे रिश्ते पर स्कूल टीचरों को भी बेहद फख्र महसूस होता था, लेकिन इनकी दोस्ती इन्हीं तक महदूद थी। दोनों के घर वाले इनके दोस्ताना ताल्लुक से लाइल्म थे। सूरज प्रकाश सिंह शहर के एक मुअज़्ज़िज़ ताजिर और पार्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी के मालिक दीनानाथ सिंह का इकलौता बेटा था, जो खुद अपनी कार से रोज़ाना स्कूल पहुंचाया जाता और वापस ले जाया जाता था। शादाब खान की तदफीन के तीसरे दिन यानी महताब खान की 3 दिनों की गैर हाजिरी के सबब सूरज बेचैन हो उठा था। उसे पढ़ाई में ज़रा भी तबीयत नहीं लग रही थी, लिहाजा वो डायरेक्ट ऑफिस में दाखिल हुआ और हेड मास्टर से पूछा, सर मेरा दोस्त चांद कई दिनों से गैर हाजिर क्यों है? उसकी बात सुनकर हेड मास्टर मुतहिर अंदाज में कुर्सी से उठते हुए पूछा, क्या आपको मालूम नहीं कि चांद बाबू के पिता शादाब बाबू का एक्सीडेंटल डेथ हो गया है? सूरज चौंक पड़ा। उसके चेहरे पर गमों का तूफान उठ खड़ा हुआ।
आंखें सुर्ख हो गईं। वो सर झुकाकर फौरन वापस आया और अपनी सीट पर बैठ गया। चुनांचे दिन भर बेचैन रहा। घर गया तो कुछ खाने पीने की बजाय चादर तानकर सो गया। ये देखकर 8 साला लक्ष्मी को हैरत हुई। वो करीब जाकर उसे झिंझोड़ते हुए पूछने लगी, आपको क्या हुआ है सूरज बाबू? आज इस तरह चादर में छुपकर क्यों सो रहे हैं? उठिए ना, मम्मी आपके लिए शाम का डिश बना रही हैं। जवाबन सूरज चादर के अंदर से ही बोला, मुझे भूख नहीं है लक्ष्मी, मुझे छोड़ दो, तुम जाओ। उस नन्ही जान को सूरज की आवाज़ कुछ अजीब सी लगी, लिहाजा वो दौड़ती हुई किचन में दाखिल हुई और घबराए लहजे में पार्वती देवी को सूरज की मौजूदा कैफियत की इत्तला दी तो उनके होश उड़ गए। वो घबराई हुई आई और बेटे मेरे लाल कहती हुई एक बारगी चादर खींच दिया और आंसुओं से धुला सूरज का चेहरा देखकर फक हो उठी। रुहासी होकर वजह पूछने लगी, मगर वो बिल्कुल खामोश रहा, जिस वजह से पार्वती बेहद फिक्रमंद हो उठी। खैरियत हुई कि 15 दिनों के कारोबारी दौरे पर कानपुर गए हुए सेठ दीनानाथ सिंह 3 दिन कबल ही उसी शाम घर वापस आ गए। कार से निकलते ही पार्वती देवी ने बेटा की मौजूदा कैफियत और उसकी खामोशी का जिक्र किया तो वो बेचैन हो उठे। तेजी से सूरज के कमरे में दाखिल हुए। उनके ताकुब में पार्वती, लक्ष्मी और घर के मुलाजिम व मुलाजमा सभी वहां पहुंचे। दीनानाथ सिंह ने फर्श पर औंधे पड़े सूरज को अपनी बाहों में उठा लिया। बोले, ये क्या हालत बना रखी है बेटे? क्या हुआ है? मम्मी को बताया क्यों नहीं? जवाबन वो पिता के सीने में मुंह छुपाकर सिसक उठा। फिर तो और भी सबों के होश उड़ गए। दीना बाबू के बहुत कुरेदने पर सूरज ने बताया कि गयासपुर निवासी महताब खान उसका जिगरी दोस्त है। उसके अब्बू जान की एक्सीडेंटल मौत हो गई है, इसलिए मेरा दोस्त स्कूल से गैर हाजिर है और उसके लिए मैं बहुत बेचैन हूँ पापा। उन्होंने पूछा, महताब बाबू के अब्बू जान का क्या नाम था? सूरज ने कहा, श्री शादाब खान। दीनानाथ सिंह उछलते हुए जोर से चिल्लाए, क्या? ये आप क्या कह रहे हैं बेटे? चुनांचे वो सूरज को फर्श पर रखते हुए दोनों हाथ से अपना सर थाम कर सोफा पर धम से बैठ गए, इस तरह जैसे गिर गए हों। वो बड़बड़ाए, ये क्या अनर्थ हो गया भगवान? पार्वती देवी ने घबराए लहजे में पूछा, ये शादाब बाबू कौन थे स्वामी? इंसाफ के देवता थे वो पारो। उनके बगैर जिला भर में होने वाली पंचायतें कामयाब नहीं होती थीं। कोई दबंग हो या बहुत बड़ा बेईमान, शादाब बाबू हंस हंस कर अपनी बातों से उसकी दबंगई और बेईमानी का भूत सर से उतार देते थे। उनकी सबसे बड़ी खूबी ये थी पारो कि कभी उनके लबो लहजे से न तो रोब व दबदबा झलकता था और न किसी प्रकार का घमंड व अभिमान प्रकट होता था। अरे हाँ, तुम्हें याद होगा, गांव की अपनी कुछ जमीन पर गासिबाना हक जताने वाले यूसुफ मियाँ और नंदू यादव को सबक सिखाकर जमीन पर मेरे हवाले कराने वाले निर्णय किंग वही तो थे शादाब बाबू। और मेरे बेटे की उनके अकलौते बेटे से सूखी दोस्ती चल रही थी, मगर इन्होंने हमें नहीं बताया। जानती हो, उनके किए हुए फैसले के बाद मैंने गुप्त रूप से उन्हें 10,000 रुपये देने की कोशिश की तो उन्होंने आश्चर्यचकित मुद्रा में लेकिन मुस्कुराकर मेरा कंधा थपकते हुए कहा था, दीना भाई, फैसले मुमकिन है सरकारी अदालतों में बिकते होंगे। शादाब खान हक बोलने वाला इंसान है जो शायद आपको मालूम नहीं है। अतः मैंने हक बोलकर आप पर कोई एहसान नहीं किया है, अपना फर्ज पूरा किया है। अब आगे ये मत कहिएगा कि आप ये रकम अपनी खुशी से नजराना समझ कर दे रहे हैं। मैं मानता हूँ कि पैसे में बहुत बड़ी ताकत होती है, लेकिन ये कम से कम शादाब खान के ईमान को हरगिज कमज़ोर नहीं कर सकते। आह, किस कदर हक बोलने वाले, इंसाफ पसंद और निस्वार्थ अरियल पठान थे वो। उनके ही जैसे लोगों के लिए तो शायद किसी कवि ने कहा है, खुदा तो मिलता है, इंसान ही नहीं मिलता, ये चीज़ वो है जो देखा कहीं कहीं मैंने। एक लंबा सांस लेकर उन्होंने सूरज की जानिब देखा और 2 कतरे अश्क ऐनक के पीछे उनकी आंखों से टूटकर उनके गालों पर रेंगने लगे। गुलगीर लहजे में उन्होंने कहा, तुम फिक्र मत करो सूरज बेटे, कल सुबह ही मैं तुम्हें साथ लेकर गयासपुर तुम्हारे जिगरी दोस्त से मिलवाने और मिलने चलूँगा। उनके आंसू देखकर पार्वती व नन्ही लक्ष्मी दोनों ही की आंखें दबदबा उठी थी। चुनांचे दूसरे ही दिन दीनानाथ सिंह ने फ्रूट्स, मिठाइयाँ और दस्तूर के मुताबिक बेवा नसीमा बेगम के लिए बेवगी के 2 जोड़े कीमती लिबास के साथ सूरज को लेकर गयासपुर पहुंचे। उस वक्त सरफराज खान व नियाज खान खेतों पर गए हुए थे। दरवाजे के सहन में
बगैर बिस्तर की चारपाई पर सूख कर कांटा बने ज़ईफ रहमान खान सर झुकाए खामोश बैठे थे। कार की आवाज़ का उन पर कोई असर नहीं पड़ा। सिर्फ 4 बच्चियां और 2 छोटे छोटे 4 और 5 की उम्र के लड़के दौड़ते हुए हवेली से बरामद हुए। वो बच्चे सरफराज खान व नियाज खान के थे। रहमान खान के अंदर कोई जुम्बिश, कोई हरकत नहीं हुई। दीना बाबू बाप बेटे सामानों के साथ कार से निकलकर ऊपर सहन में गए। मोहल्ले के कुछ लोग भी आ गए। 2 खातून सदर गेट पर पर्दे के पीछे दिखाई पड़ी। वो दोनों सरफराज खान व नियाज खान की बेगमात थीं। दीना बाबू सारे सामान करीब पड़ी खाली कुर्सी पर रखकर अफसुर्दा कैफियत में आगे बढ़े और रहमान खान के कदमों में झुककर अपने दोनों हाथ उनके पैरों पर रखते हुए बोले, चरण लगता हूँ बाबा साहब, मैं दीनानाथ सिंह, शादाब बाबू का शुभचिंतक। चुनांचे वो उनके पहलू में बैठकर उन्हें अपने बाजू में लिया तो रहमान खान नजर उठाए बगैर बच्चों की तरह बिलक कर रो पड़े। दीनानाथ ने बैठे ही बैठे उन्हें अपनी बाहों में समेटकर सीने से लगा लिया और मोहल्ले के इकट्ठा लोग उन्हें दिलासा देने लगे। सूरज करीब खड़ा इधर उधर देख रहा था। तभी करीब की कोठरी में लगे पर्दे के पीछे किसी खातून के सफ़ेद पाँव नजर आए जो वहीं पर आकर ठहर चुके थे। वो बेवा नसीमा बेगम थी। दीनानाथ सिंह ने गमगीन लहजे में कहा, बाबा साहब, मैं स्वर्गीय शादाब बाबू को बरसों से भली भांति जानता था। अगर मैं उन्हें मसीहा कहूँ तो गलत नहीं होगा, मगर प्रकृति का निर्णय कभी कभी हम इंसानों के लिए अगरचे किसी जुल्म से कम नहीं होता, ताहम हर हाल में हमें धैर्य रखना पड़ता है, क्योंकि इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता भी नहीं होता। ठीक उसी पल सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस संगमरमर से तराशा हुआ उदास व गमगीन महताब खान पर्दे के पीछे से बरामद हुआ तो सूरज चौंकते हुए बड़बड़ाया, चांद मेरे दोस्त, और उससे लिपट गया। दीनानाथ सिंह की निगाहें एक लम्हा के लिए महताब के चेहरे पर जम गईं। वाकई आकाश में दिखने वाला चांद तो फिर भी दागदार है, लेकिन सामने जलवागर होने वाला चांद किस कदर बेदाग और हसीन था। वो एक बारगी चौंकते हुए चारपाई से उठे और आगे बढ़कर उसे अपनी गोद में उठा लिया। चुनांचे उसे इस तरह अपने सीने से लगा लिया जैसे उनकी रूह इस चांद के वजूद में गुम हो चुकी है। बहरहाल मुख्तलिफ किस्म की गुफ्तगू के साथ गांव घर के लोगों को पहली बार मालूम हुआ कि सूरज और महताब एक दूसरे के जिगरी दोस्त हैं। दीनानाथ सिंह ने महताब को स्कूल ज्वाइन करने और अपने तालीमी सिलसिला को जारी रखने का मशवरा दिया, क्योंकि इस तरह उसके दिल के बहलने का ये जरिया भी था। उनकी बातों को सारे लोगों ने सराहा और उनकी तारीफ की। दीना बाबू ने हिचकिचाते हुए सामने कुर्सी पर रखे शॉपिंग बैग की जानिब महताब की तवज्जो मबजूल कराई तो वो उनकी गोद से नीचे उतरकर चारों थैले उठाने लगा। सूरज फौरन आगे बढ़कर उसकी मदद की और दोनों बच्चे पर्दे के पीछे खड़ी बेवा की जानिब बढ़ गए। लम्हों बेवा नसीमा बेगम सूरज को चूमती और दुलारती रही। बहरहाल उसी शाम की बात है। आफताब अपना सफ़र पूरा करके उफक तक पहुंच चुका था और अनकरीब ही छुपने ही वाला था। महताब खान हवेली से बाहर लंबे चौड़े दरवाजे पर खामोश उदास बैठा ज़मीन पर अपने वालिद का नाम लिख लिख कर मिटा रहा था। उसकी मां नसीमा बेगम बाहरी गेस्ट रूम में खिड़की के पास खड़ी पर्दे की ओर से उसे देख रही थी। उसी असना यकायक सरफराज खान और नियाज खान की बेटियां रुखसार और बिल्किस, जो महताब खान से 1-2 साल बड़ी थी, हंसती खिलखिलाती एक दूसरे के आगे पीछे भागती हुई हवेली से बरामद हुई। महताब खान पर नजर पड़ते ही उसके करीब आई तो रुखसार ने कहा, यहाँ तनहा बैठे क्या सोच रहे हैं चांद बाबू? यही ना कि आप छोटे अब्बू के मरने के सबब दादाजी की जायदाद से महरूम हो चुके हैं। उसकी बातें सुनकर अलग अलग महताब और नसीमा बेगम की आंखें हैरत से फैल गईं। महताब ने कहा, मैंने समझा नहीं रुखसार, तुम क्या कह रही हो? जवाबन बिल्किस फौरन बोली, नहीं समझे? सिर्फ बूढ़े नाना दादा की तरह बड़ी बड़ी बातें ही करते हैं। वो मुस्कुराती हुई मजीद बोली, मेरे अब्बू अम्मी और बड़े अब्बू अम्मी रात आपस में बातें कर रहे थे कि आपको दादाजी की जायदाद नहीं मिलेगी। महताब खान मुतहिर अंदाज में उठकर खड़ा हो गया और बोला, ऐसा क्यों कहते हैं वो लोग? क्या मैं अपने अब्बू जान का बेटा नहीं हूँ? अब्बू जान क्या दादाजी के बेटा नहीं थे? रुखसार ने फौरन कहा, वो ऐसा इसलिए कह रहे थे प्यारे चांद बाबू के छोटे अब्बू दादाजी के हयात में मर गए ना, इसलिए इस्लामी कानून के मुताबिक आप महरूम हो गए।
महताब खान लाजवाब होकर हाईवे के उस पार कब्रिस्तान की जानिब मायूस निगाहों से घूरने लगा। उसकी कैफियत देखकर अंदर खड़ी उसकी माँ की आंखें बेतहाशा बरसने लगीं। दोनों लड़कियां वहां से जा चुकी थी। नसीमा भी तेजी से अपने कमरे की जानिब चली गई। अमूमन देखा गया है कि घर के बड़े बुजुर्ग जो राज की बातें आपस में करते हैं, अक्सर उसे उनके बच्चे बाहर जाकर बतौर तोहफा तकसीम करने लगते हैं। मगर किस कदर अफसोसनाक बातें थी। जिन भाइयों और भाभियों व उनके बच्चों के लिए शादाब खान ने क्या कुछ नहीं किया था, उनकी पसंद बीवी और भाइयों के लिए यकसा थी। दोनों भाइयों की काहली की वजह से वालिद की नाराजगी के बावजूद उन्होंने पूरी फैमिली को समेटे रखा था। वहीं खुद उनकी बीवी और बच्चा हालात के कैसे मोड़ पर पहुंच चुके थे। घर के लोग इतनी जल्दी किस कदर बदल चुके थे। न तो खूनी रिश्ते का कुछ ख्याल रह गया था और न शादाब खान के तवसुत से सबों को मिलने वाली इज्जतदार व आसूदा जिंदगी की परवाह। चुनांचे महताब खान जिस वक्त सर झुकाए अपनी माँ के कमरे में दाखिल हुआ, वो फर्श पर औंधी पड़ी सिसक रही थी। उसने करीब जाकर माँ के शाने पर हाथ रखा तो वो चौंक कर उठ बैठी। महताब ने बुझे लहजे में कहा, क्यों रो रही हैं अम्मी जान, किसी ने कुछ कहा क्या आपको? तो माँ फुर्ती से उठ बैठी और अपना गीला चेहरा पोंछते हुए कहा, नहीं बेटे, यूं ही कुछ याद आ गया था। फर्श से नीचे पांव लटकाए बैठी माँ को उसने अपनी बाहों में लेकर कहा, अम्मी जान, मैं समझता हूँ कि यादें इंसान के जीने का सहारा नहीं बल्कि दर्द और गम की अलामत होती हैं, जो इंसान को जिंदा लाश बना देती हैं। गुजरी बातों को याद करके मत रोया कीजिए, वरना अब्बू की रूह को शदीद तकलीफ पहुँचेगी। मैं तो जिंदा हूँ ना आपके लिए, जब बड़ा हो जाऊँगा कोई तकलीफ नहीं होगी आपको। बेटे की बातें सुनकर नसीमा बेगम तरफ उठी और मुस्तरिब लहजे में बोली, हाँ मेरे लाल, एक तुम ही तो सहारा हो अम्मी के, वरना सब कुछ तो लुट ही चुका है। महताब खान ने अपने जहन पर जोर डालते हुए कहा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि घर के लोगों का रवैया भी शायद आपको रोने पर मजबूर करता है। लिहाजा बेहतर होगा कि आप किसी की बातों पर तवज्जो ही न दिया करें, क्योंकि आपके आंसू देखकर मेरा दम घुटने लगता है। नसीमा बेगम बोली, अब मैं कभी नहीं रोऊंगी बेटे, कभी नहीं। हमेशा खुश रहूंगी अपने लाल के लिए। तुम्हारी खुशियां, तुम्हारी जिंदगी की सलामती ही तो मेरे अरमान और मेरे जीने का वाहिद मकसद है। बेवा ने जज्बाती अंदाज में बेटा को चूमते हुए तिफल नौजायद की तरह आंचल में छुपा लिया था। बहरहाल उदास व मायूस महताब खान अपने वालिद के इंतकाल के बाद उस दिन पहली बार स्कूल जाने की तैयारी कर रहा था। उसकी गमज़दा माँ उसे स्कूली लिबास पहनाते हुए धीमे लहजे में प्यार से बोली, इस माह के बाद आपको यहीं गांव के सरकारी फ्री स्कूल में ज़ेर तालीम रहकर अपना मुस्तकबिल बनाना है बेटे। बहुत सारे बड़े लोगों के बच्चे बच्चियां भी तो आखिर इन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं ना। आपके अब्बू भी ऐसे ही स्कूलों से फारिग होकर कॉलेज की दुनिया में कदम रखा था। कितनी सलाहियत, कितनी लियाकत और कैसे कैसे तजर्बात हासिल किए थे। महताब खान माँ की नसीहत सुनकर हैरत ज़दा हुआ। बोला, लेकिन इस किस्म की बातें अचानक आपके जहन में कैसे आई अम्मी जान? बेटा की दिल आज़ारी के सबब नसीमा थोड़ी घबराई, लिहाजा अपनी आंखें चुराते हुए बोली, बेटे आपके अब्बू अब इस दुनिया में नहीं रहे, यतीम हो चुके हैं। फिर शहरी महंगे स्कूल का खर्च कौन देगा आपको? महताब चौंका। हाँ, मुमकिन है बड़े अब्बू और छोटे अब्बू की बिसात मेरे हक में न हो, मगर घर और जायदाद के मालिक दादाजी तो मौजूद हैं ना। नसीमा बेगम जब्त करते हुए बोली, आपकी तालीम दादाजी के अख्तियार में मुमकिन दिखाई नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि ज़ईफ़ और कमज़ोर होने पर बाप अक्सर अपने बेटों के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं या फिर बना दिए जाते हैं। आपके अब्बू की दुनिया से रुखसती के बाद दादाजी ने भी हमारी तरह अपना बहुत कुछ खोया है और तन्हाई में वो खुद अपनी मौत का इंतज़ार करने लगे हैं। वैसे ये फैसला आपके बड़े छोटे अब्बू का है। महताब ने तजब्जुब आमेज लहजे में पूछा, क्या ये उन लोगों का हुक्म है अम्मी जान? नसीमा बेगम बेटे की जानिब से चेहरा मोड़कर अपनी आंखों में आए अश्क पोंछती हुई बोली,
उन लोगों की कही हुई इन बातों को उनका मशवरा ही समझ लिया जाए। कल रात उन्होंने बड़ी ही संजीदा लहजे में ये बातें कही थी। उस वक्त आप सो चुके थे। महताब खान के सर झुक गया और वो सरगोशी में बड़बड़ाया, बहुत खूब। बाप की मौत का खमियाजा तो कुछ न कुछ उनके बच्चों को हालात की सितमजरीफी की शक्ल में भुगतना ही पड़ती है। सोचूंगा अम्मी। वो सर उठाकर घर के छप्पर को घूरने लगा और उधर माँ का कलेजा पास पास हो गया था। उसी असना अचानक बाहर स्कूली गाड़ी का हॉर्न बजा और वो चौंकते हुए बैग उठाकर कंधे से लटकाया और माँ के हाथों को चूम कर तेजी से बाहर निकल गया। नसीमा बेगम धड़ाम से बिस्तर पर गिर पड़ी। उसके शौहर शादाब खान पिछले ही दिनों उससे बोले थे, बेगम मैं कभी कभी अपने ही बेटे को खुद नहीं समझ पाता हूँ। कबल अज वक्त ही उसके अंदर पैदा होने वाले अक्ल शऊर को देखकर खुद मेरी अकल घास चरने निकल पड़ती है। चुनांचे उनकी ये बातें सुनकर नसीमा हंसते हंसते लोटपोट हो गई थी और उसके शौहर बेवकूफ़ों की तरह उसका चेहरा देखे जा रहे थे। फिर प्यार से नाराज़गी दिखाते हुए शादाब खान बोले थे, उफ बहुत हंसती हो, यानी मेरा मजाक उड़ाती हो। ठीक है, अब तुमसे कोई बात ही नहीं करूँगा। नसीमा फौरन संभली। अच्छा नाराज मत होइए, वैसे भी नाराजगी आपके चेहरे पर अच्छी कहाँ लगती है। जाइए पहले घास चरने गई अपनी अकल को ढूंढ लाइए। चुनांचे अब दोनों ही एक साथ हंसने लगे थे। बहरहाल आपके कीमती वक्त का लिहाज रखते हुए अब हम अपनी कहानी को यहीं पर बंद करते हैं। इसकी दूसरी किश्त इंशाअल्लाह जल्द ही पेश करूँगा। अस्सलामु अलैकुम।